यकीन नहीं मानोगे शायद आप लोग ये बात, लेकिन ट्रिपल एच ने लोगन पॉल को ऐसा बोला जैसे जैसे हमारे इंडिया के हार्दिक पांड्या है ना, वैसी पूरी वाइब देते हैं मुझे लोगन पॉल की, ये बंदा भी कभी कुछ करके आ जाएगा। तो लोगन पॉल ने खुद बताया कि ट्रिपल एच ने मेरे पास आके मेरे को जो बात बोली, एग्जैक्टली मैं बात बताता हूं। उन्होंने बोला वन थिंग वी हैव रियली बीन कॉशियस अबाउट हियर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग आवर एथलीट्स आर नॉट एफ इन देयर बेल्ट। अब एफ इन साहब मतलब समझ जाओ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया बेल्ट है, इसको बेल्ट की तरह ही रखो, इसके साथ ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास में भी डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए। तो लोगन पॉल को वो ऐसे करके बोलते भाई जरा बेल्ट मिली है तो आराम से थोड़ा ठंडे तरीके से, कि भाई ज्यादा फ्रीकी होने की जरूरत नहीं है अपनी इस बेल्ट के लिए। जैसे उन्होंने अभी वो फोटो भी डाल दी थी ना, मैंने आपसे कहा था कि हाँ वो सिर्फ एक रीजन नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रिपल एच समझते हैं इस बात को कि लोगन पॉल बंदा है थोड़ा सा ऐसे वाला, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्मूथली लेके चलना पड़ेगा, वरना आपको पता ही है उन्होंने कितने सारे कांड किए हुए हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पे। वो सबसे बड़ा उनका वो जो व्लॉग वाला कांड हुआ था वो भी हमको पता है। तो ये ट्रिपल एच को थोड़ा सा अपनी गाइडेंस में रखना पड़ेगा, वरना देख लो तुम्हारा यूएस चैंपियन जरा इधर उधर हो जाएगा लाइन से अपनी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और वो मोमेंट आया डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव इवेंट से जो कि सच में चिल्स दे रहा है, चिल देगा आपको बिल्कुल देख के, जब जे ऊसो और जिमी ऊसो बिल्कुल एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब जे ऊसो अपना एग्जिट कर रहे होते हैं, जिमी ऊसो अपनी एंट्री कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों ने बिल्कुल एक दूसरे को ऐसी नजरों से देखा है। जे और जिमी ऊसो हमको बहुत टाइम से सामने से दिखे नहीं, एक दूसरे को मारा मारी करके बस से चले गए, और ये भी हमको समझ में आया। अब तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि रेसलमेनिया 40 के लिए जो एक बहुत बड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यू सेटअप कर रही है वो जिमी ऊसो और जे ऊसो का ही है। इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको होल्ड पे भी रखा है ताकि इसको बड़ी स्टेज के ऊपर लेके जाया जा सके, और इसके जो नज़ारे हैं वो यहाँ से मिल रहे हैं। डेफिनेटली सबसे बेस्ट ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच ये होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के पिछले 30 साल या 40 साल उठा के देखने की जरूरत है। अगर सिर्फ इस वाली फ्यूड को देखा है और थोड़ा भी डब्ल्यूडब्ल्यू को समझते हो, जो कैपेबिलिटी ये स्टोरी लाइन डिलीवर करने के लिए, सिनेमा दिखाने के लिए रखती है, वो एक नेक्स्ट लेवल पर ही है, और मजा आएगा इसको देखने में। अभी थोड़ा धीरे धीरे बिल्ड होगा इसका, रॉयल रंबल के बाद से देखना फिर कैसे जिमी और जे ऊसो के बीच में एकदम वो तगड़ी वाली जो गर्मी है वो शुरू हो जाएगी। लोगन पॉल के बारे में चलो फिर से बात करते हैं। उनकी प्राइम ड्रिंक है जिसमें उन्होंने काफी सक्सेस हासिल करी है। अभी 2 साल ही अपने इस ब्रांड को, इस एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च करे हुए हैं, और अपने इस ब्रांड के बारे में लोगन पॉल ने एक स्टैट रिवील किया, और वो कहते हैं कि इस साल उन्होंने जो सेल्स करी है वो प्राइम ड्रिंक के साथ, उनकी प्राइम कंपनी के साथ $1.2 बिलियन की है। ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब बिलियन में मामला पहुंच गया है। तो आप इस नंबर को कितना मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा है। और लोगन पॉल खुद भी बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा खुश फील करते हैं सोच के। तो यार एक मतलब एक यंग बंदा ही है लोगन पॉल भाई, अपनी एज मतलब मेरी एज से कुछ ऊपर नीचे थोड़ा और लगा लो, तो ऐसे फिर बंदों को देख के लगता है यार हम क्या कर रहे हैं, फिर ये तो ऐसे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन या फिर इंस्पायर होना इन्हीं काफी सारी चीजों से होता है। लोगन पॉल भाई बंदा बहुत सही कर रहा है हर एक फील्ड में। ये थोड़ा कंट्रोवर्सी से बस थोड़ा सा बच के रहना, वरना करियर तो लोगन पॉल का बहुत मस्त जाएगा आगे तक ऊपर। केविन ओवेंस के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि उनको जो है सस्पेंशन मिल चुका है, और ये बात निक ऑल्डिस ने उनको बताई थी। तो अभी लाइव इवेंट में केविन ओवेंस कंपीट कर रहे हैं, जो थोड़ा सा फिर अजीब सा लग रहा है यार, यहाँ पे तो तुम सस्पेंड हुए हो, लेकिन फिर अगेन वो स्मैकडाउन से सस्पेंड हुए, तो लाइव इवेंट में आके तो कंपीट कर ही सकते हैं। तो केविन ओवेंस लाइव इवेंट में ये बोलते हैं कि निक ऑल्डिस थैंक यू, तुमने मुझे अलाउ किया, मैंने अपनी कमिटमेंट जो है उनको पूरा किया कमेंट्री करके, लेकिन मुझे सस्पेंड तो नहीं होना चाहिए था। सस्पेंड होना चाहिए था ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को, और वो कॉल पे बात करने की बात कर रहे हैं निक ऑल्डिस के साथ में। तो मतलब ये कुछ बैठ के मीटिंग करने वाले हैं, और निक ऑल्डिस का कैरेक्टर सच में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये है बंदा जनरल मैनेजर, इसको पता है कि चीज कैसे करनी है, और बढ़िया लग रहा है देख के। और सर्वाइवर सीरीज में रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की थीम तो लग नहीं रही, लग तो ऐसा रहा था कि निक ऑल्डिस को लेके आए तो शायद थीम बेस्ड होगा, फिलहाल इसी डायरेक्शन लग नहीं रही, बट देखते हैं अभी सर्वाइवर सीरीज आने में जो मामला है वो किस डायरेक्शन में जाता है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और वॉर गेम्स मैच के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बन रहा है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर एक्टिव चैट रहोगे तो अब मैंने आपको बताया कि कैसे सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स एक्चुअल में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन जब टेलीविजन पर स्टोरी लाइन डिलीवर करने की बात आती है तो अपनी रियल लाइफ से हटके जब वो रियल लाइफ में आते हैं तो उसमें कैसे वो साथ में काम करना एंजॉय करते हैं, लेकिन उनके जो डिफरेंसेस है वो हमेशा रहते हैं। तो कोडी रोड्स ने इसके बारे में कमेंट किया, देखो भाई ये बात सबको पता है, जग जाहिर है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो ये काफी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है कई बार, लेकिन वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि वॉर गेम्स में कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस दोबारा से सेम टीम में होने वाले हैं। दोबारा से नहीं मतलब एक बार फिर से साथ में काम करने वाले हैं, तो मजा आएगा इसको देखने में।
अगर कोई ऐसा स्टोरीज पता चलेंगी ना मुझे तो पक्का बताऊंगा ये कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का क्या कुछ है, क्योंकि टीवी पर तो चलो सब कुछ बढ़िया, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ पता चलते रहता है। इवन बैकी लिंच ने भी कुछ टाइम पहले बोला था कुछ कोडी रोड्स के बारे में, इनके रिलेशन के बारे में, कि कैसे वो भी इसको देख के सोचते हैं अरे ये क्या कर रहे हैं बच्चों की तरह, तो बड़ा कूल सा लगता है। अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली शेयर मैं करूंगा। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है वेड बैरेट की ऐसी स्टेटमेंट के बारे में जो आपको सरप्राइज कर देगी। मतलब किसी बंदे को रेसलर, उसने प्रो रेसलर की तरफ अपना करियर शुरू किया, लेकिन अब वो कमेंट्री कर रहा है, उसको वो करने में ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पे जो वेड बैरेट है वो ये बात बोलते हैं, शायद बहुत सारे लोगों को हैरानी हुई बात सुन के, लेकिन अपनी कमेंट्री वाले करियर को, रन को मैं अपने WWE के इन रिंग रन से ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। इसके पीछे उन्होंने रीजन दिया कि यार मुझे पता है सिंपल सा फंडा क्या होना है, मुझे आना है, सूट बूट पहनना है, माइक लेना है और कमेंट्री पर बैठ जाना है, और उसके बाद मुझे पूरे शो पर कमेंट्री करनी है। मुझे ये नहीं सोचना मुझे इसके साथ वर्क मिला, इसके साथ प्रोग्राम मिला, इससे क्यों कंपीट कराना है। तो मेरे को मामला बहुत ज्यादा सॉर्टेड फील होता है। वेड बैरेट ऐसा कहना चाह रहे हैं, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसी भी तरीके से बेकार बोल रहे हैं, लेकिन पर्सनली इस चीज में वो अपने आप को ज्यादा फिट समझते हैं। और जब वेड बैरेट ने ऐसा कहा तो फिर अब आपको उम्मीदें थोड़ी सी काफी ज्यादा कम कर लेनी चाहिए कि वेड बैरेट बंदा दोबारा से कभी प्रोफेशनल रेसलिंग में एंटर करेगा। देखो मूवमेंट तो बड़ा कूल होगा, सोचो वेड बैरेट में सूट वूट उतार के एकदम से रिंग में आ रहा है, भाई मैं बताता हूँ सबको कौन क्या कह रहा है। तो अगर वो मूवमेंट वेड बैरेट करते हैं तो वो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन वेड बैरेट को देख के, उनके इरादे देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा उनका कुछ प्लान है। पर्सनली मैं तो देखना चाहूंगा, लेकिन मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। वेड बैरेट का मूड होगा तो वो कर लेंगे, लेकिन करंटली वो अपने कॉमेंट्री रन को काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं गाइस। तो फाइनली मैं आपको एक ऐसी बात बता सकता हूं ब्रॉक लेसनर के बारे में जो कि आपको खुशी देगी, और रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेल्ट्जर की तरफ से ये बात सामने आई है कि ब्रॉक लेसनर को WWE ने आने वाले 2-3 महीनों के लिए कहीं पर भी एडवर्टाइज किया ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रॉक लेसनर नहीं आ रहे। मेल्ट्जर ने इस बात को बोला है कि लेसनर जो है लॉक है रॉयल रंबल के लिए, और वहां पर लेसनर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मतलब नो मगर ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल के लिए शेड्यूल्ड है पूरी तरीके से। इसका मतलब कि वहां पर वो कंपीट करेंगे। अभी क्या वो रॉयल रंबल मैच में होंगे या फिर उनको एक अलग से फ्यूड मिलेगी सिंगल्स मैच, वो देखने वाली बात है। मेरे ख्याल से रॉयल रंबल में डाल के उनको वेस्ट ही होगा मामला, क्योंकि हर किसी को पता है कि इस टाइम पर WWE ब्रॉक लेसनर की जगह किसी और बंदे को देखेगी मैच जीतने के लिए। और मैंने सही में कभी नहीं सोचा था कि ब्रॉक लेसनर वो बंदा होगा जिसके लिए मैं रूट करूंगा, भाई इसको मैचेस जिताओ, इसको फिर से डोमिनेटिंग दिखाओ। वरना एक टाइम वो था जब ये कहते थे भाई कब से ब्रॉक लेसनर के पास टाइटल है, कोई बंदा इसको हरा पाएगा भी फिर नहीं। इवन काफी सारे लोग ऊब गए थे ब्रॉक लेसनर से, लेकिन अब एक वो टाइम आ गया जब ब्रॉक लेसनर इतना दिलेर आदमी हो गया कि वो मैच हारने के बाद भी कोडी रोड्स का हाथ ऐसे रेस करता है। तो ये उम्र शायद सब कुछ सिखा देती है, या ब्रॉक लेसनर है ही ऐसे। भाई मैं तो सही में 2-4 ही जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनसे मिलना चाहूंगा बैठ के, उसमें से एक नाम ब्रॉक लेसनर का भी है कि यार एक्चुअल में वो बंदा है कैसा, क्योंकि कभी वो जानने को मिलता नहीं। एक तो जब सोशल मीडिया से बंदा ऑफ रहता तो कुछ पता नहीं चलता। खैर थोड़ा मामले से भटक गए, लेकिन रॉयल रंबल में वो जरूर होने वाले हैं, और मैं तो चाहूंगा होपफुली उनको एक सिंगल्स मैच मिले ताकि फिर उनके रेसलमेनिया बिल्ड कर भी हमको चीजें देखने में मजा आए। क्योंकि रॉयल रंबल मैच में डालना आई थिंक एक वेस्ट काम हो जाएगा उनके लिए WWE के क्रिएटिव लोगों का करना। सीएम पंक के बारे में बात करते हैं गाइस हम लोग। तो आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, रूमर्स कितने ज्यादा हैं सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक के आने के। अभी WWE का सेम ऑल स्टेट अरीना जहां से शिकागो में सर्वाइवर सीरीज होने वाला है, वहां पे एक हॉकी मैच चल रहा था। शिकागो वुल्व्स का ये मैच था, और इस मैच में ये जो गेम था ये WWE स्पॉन्सर्ड था, और इस मैच में जो सीएम पंक का थीम सॉन्ग है कल्ट ऑफ पर्सनालिटी का, उसको प्ले किया गया था। तो ये एक बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस मान सकते हो इसको, या फिर एक आप ऐसी चीज मान सकते हो जो कि प्लांट की गई है फिर से WWE की तरफ से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं पे वहीं यार सीएम पंक का म्यूजिक अच्छा है इसलिए बच गया। शिकागो में ही उसी जगह में जहां सर्वाइवर सीरीज होने वाली है, WWE स्पॉन्सर्ड ये इवेंट था, और वहां पे सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले हो रहा है। तो अगेन बहुत सारी बातें चली रही है, तो बार बार इन चीज़ों को रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन हाँ, सीएम पंक का मामला बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है, और सर्वाइवर सीरीज के जब 2-3 दिन और 4-5 दिन नजदीक आएंगे तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमको और भी पता चलेंगी। वॉर गेम्स के उसी मैच की बात करते हैं जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। 4 वर्सेस 4 वाला है, 5 वर्सेस 5 होने की भी इसमें स्पेकुलेशन जो मैंने आपको बताया था, ड्रू मैकिंटायर एक साइड से और रैंडी ऑर्टन उस साइड से। लेकिन गाइस इसके बारे में एक स्पेकुलेशन है, और वो ये है कि रहेगा ये मैच 4 वर्सेस 4। मतलब ये स्पेकुलेशन है, होने को कितनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। लेकिन ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को इस मैच से बाहर कर देंगे। मतलब क्योंकि ड्रू मैकिंटायर चेज कर रहे हैं सेथ रॉलिंस को और उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। जजमेंट डे का सहारा लेने की बात ऑलरेडी रिया रिप्ली ने उनसे करी थी, तो एक फेवर करेंगे वो जजमेंट डे के लिए कि वो सेथ रॉलिंस को इतना बुरा धोएंगे कि वो उस मैच से बाहर हो जाएंगे। तो यहां पे तो सर्वाइवर सीरीज में जजमेंट डे की टीम रहेगी 4 वाली, और उधर से रहेगा 3। तो उस कमी को पूरा करने के लिए
फिर रैंडी ऑर्टन वहां पे अपना स्पॉट बनाएंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक मैंने आपको ऑलरेडी बताई, अगर आप एक्टिव चैटर हो तो आपको पता होगा मैंने आपको कैसे बताया था 5 वर्सेस 5 वाली होगी और कैसे रैंडी ऑर्टन का टर्न होगा। लेकिन ये भी एक पॉसिबल एंगल है जिसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती है। तो काफी सारे मैं कह सकता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इसमें तरीके हैं। होपफुली सर्वाइवर सीरीज में एटलीस्ट एक चीज तो ऐसी हो जो कि फैंस देखना चाह रहे हैं, मतलब वो रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड होगी, फिर सीएम पंक से रिलेटेड होगी, अलग अलग बात है। लेकिन हाँ, सर्वाइवर सीरीज फीकी नहीं जानी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी रोमन रेंज शो पर नहीं है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिर ब्लंडर सा हो जाएगा। अरे भाई तुम रोमन रेंज को भी लेकर नहीं आया, फिर शो पर कोई बहुत बड़ा बम भी नहीं फूटा। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रोमन रेंज से रिलेटेड है। एंड मैंने आपसे बोला था कि एलए नाइट का जो बिजनेस है वो फिलहाल के लिए फिनिश हो गया है रोमन रेंज के साथ। इस फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यूई और स्ट्रेच नहीं करने वाली, ऐसा हमको रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ फर्दर नई अपडेट आई है और वो ये है कि डेव मेल्जर इसके बारे में ये बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एलए नाइट को वीक नहीं दिखाना चाहती, बावजूद इसके कि वो रोमन रेंज से हारे। और इसी वजह से ग्रेसन वॉलर, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत हाई देखती है, उसको वो हारा एलए नाइट के सामने, इसी वजह से ताकि एलए नाइट को ऐसे पप्पू सा ना दिखाया जाए। और उन्होंने ये भी बोला कि अभी भी ऐसा दिख रहा है कि रोमन रेंज के टाइटल को ही, रोमन रेंज की चैंपियनशिप को ही वो चेस कर रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज और एलए नाइट के मैच के लिए जा सकती है, फिर से रीमैच के लिए जा सकती है एट रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि रोमन रेंज वर्सेस एजे स्टाइल्स के मैच को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रही है रॉयल रंबल के लिए, और अब यहाँ पे दूसरा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑप्शन है, वो है रोमन रेंज और एलए नाइट के मैच का। पर्सनली अगर एलए नाइट हार ही रहे मैच को, तो अगर कुछ बहुत अलग नहीं है स्टोरी लाइन के लिए, तो मैं फिर प्रेफर नहीं करूंगा, वरना फिर आई थिंक रोमन रेंज और एजे स्टाइल्स इज अ गुड आइडिया, क्योंकि उससे एजे स्टाइल्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो अपॉर्चुनिटी फैंस देखना चाहते हैं कि उनके लिए बने। बाकी आप बताओ आप किस एंगल को ज्यादा देखना पसंद करोगे। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।